अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्जीबिशन टीम को घने जंगल के बीच जमीन के अंदर जाता एक पाइप दिखाई देता है। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि जहाँ पर वो खड़े थे वो एक पुराना डेड वोल्केनो था जिसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें लाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद बहुत बड़ी टनल का मंजर कैप्चर किया गया। ये 7 मार्च 2018 का दिन था और एग्जीबिशन टीम साउथ पोलैंड के शहर लुबान के करीब जमीन से 30 मीटर नीचे कुछ अनोखा दिखने वाले थे। इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइट कार्ट ने इनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप ले आए। मालूम पड़ा कि ये टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था। पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज ऐसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास ने इसकी एंट्रेंस के निशानात तभी मिटा दिए, लेकिन अंदर से ये टनल हूबहू मैप के दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइंड कार्ड देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से बेलचा, ड्रिल बेट्स और कोडाल जैसे टूल्स इसी हालत में मिले जैसे इनको 80 साल पहले नाजी मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी और जापान जैसी कंट्री से मुकाबला था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। उस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पे इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता तो कहीं पे दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर फेस फराहम करते थे। डिफेंसिव बंकर्स को फ्रंट लाइन से इस तरह डिजाइन किया जाता कि वो दुश्मन के हमलों को रोक सकें, जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल जो अलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपनी ऑपरेशंस को सीक्रेटली मैनेज करते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और वॉर रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर और एक्सेस पावर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक इन तमाम बंकर्स को बनाने में लगभग आज के 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। यूँ समझ लें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली 20 साल जंग में रोजाना 30 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बंकर्स बनाने में रोजाना 460 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता था। ये तो वो खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में मैन पावर, लॉजिस्टिक्स और एम्यूनिशन के खर्चे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए हिस्ट्री की मेमोरीज में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। द अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स 3800 किलोमीटर तक यूरोप की कोस्ट लाइन पे फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से अलाइड फोर्सेस के हमलों से बचना था। 1940 से 1944 के दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एम्यूनिशन डिपोट्स और किले शामिल थे। उस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में भी फैला हुआ था, जहां लॉन्जिस्टर्ने नामी आर्टिलरी बैटरीज इंस्टॉल की गई। ये बंकर्स हैवी बम्बार्डमेंट्स को फेस करने, हमलों के वक्त डिफेंस फायर देने के लिए डिजाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आने वाली अलाइड फोर्सेस को रोकने के काम आ सकता था। तभी हिटलर ने यहाँ पर अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। यहाँ पर क्रिस्टियन सैंड जैसे फोर्ट्रेसेस नेवल रोड्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नेदरलैंड्स भी उस वक्त नाजी के कंट्रोल में था और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सफानियन नामी बंकर्स बनवाए गए थे। नाजी जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, डिपोज, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे। फ्रिट्ज डॉट नामी जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बताया था 2 लाख
60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे ये तमाम तर स्ट्रक्चर सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए। आज अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 की इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाकया हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोलकर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस, जो अलाइड फोर्सेस का हिस्सा थी, उन्होंने फ्रांस के इलाके डिएप पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डिएप रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वो काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर्स ने अलाइड अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अलाइड ट्रूप्स जो कोस्ट लाइन पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो नाजी जर्मनी के पावरफुल क्रॉस फायर का शिकार बन गए। ये अलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतनी तवक्को नहीं थी। इस मिशन में 6000 अलाइड सोल्जर्स आए थे, जिसमें से 3600 या तो मारे गए या फिर नाजी के हाथों कैदी बन गए। डिएप रेड के बाद अलाइड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर इन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है तो उन्हें भी बंकर्स और डिफेंस सिस्टम की प्लानिंग में काफी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन समेत कनाडा में भी बंकर्स और टनल्स की कंस्ट्रक्शन में खूब खर्चा किया गया। चर्चिल्स वॉर रूम एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स था जो लंदन में बना था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का हेडक्वार्टर था। ये कॉम्प्लेक्स स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया था कि नाजी जर्मनी की एयर स्ट्राइक से महफूज रहा जा सके। फ्रांस की मेजिनोट लाइन स्पेशली, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई, यहाँ भी नए अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स बनाए गए। फ्रांस को यकीन था कि ये सिस्टम इनकी हिफाजत करेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने मेजिनो लाइन को साइड लाइन करते हुए बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। दुनिया के दूसरे कोने में जापान, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दे रहा था, वहाँ पर भी सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर्स खोदे गए। योसिम के अंदर पूरा नेटवर्क बनाया गया, जिसमें हिडन आर्टिलरी पोजीशन, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स शामिल थे। ये टनल्स अलाइड फोर्सेस के सरप्राइज अटैक्स के लिए यूज होते थे। ओकिनावा के बंकर ज्यादा बड़े पैमाने पर और पेचीदा थे, जहाँ हजारों जापानीज सोल्जर्स डिफेंस और रेजिस्टेंस के लिए पोजीशंस में रहते थे। ये डिफेंसिव सिस्टम्स अलाइड इन्वेजन्स को डिले करने और ज्यादा से ज्यादा को मौत के घाट उतारने के लिए डिजाइन किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तमाम कंट्रीज के बनाए जाने वाले बंकर्स की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तो जंग का समा और ऊपर से हर चीज की शॉर्टेज, और इन सब चैलेंजेस के साथ साथ हर गुजरे लम्हे एयर स्ट्राइक्स का खतरा रहता। और तो और अंडरग्राउंड टनल्स की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स के दम घुटने से मौत भी हो जाती थी। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद हजारों बंकर्स न सिर्फ बनाए गए, बल्कि इनमें से काफी सारे तो आज तक जमीन के नीचे उसी हालत में छुपे हुए हैं, खास तौर पर जो एक्सेस पावर कंट्रीज में बनाए गए थे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इनका राज वहाँ से खत्म हुआ, उस वक्त या तो वहाँ से सोल्जर्स बंकर्स की एंट्रेंस को बंद करके भाग गए या फिर उसके अंदर मर गए। लिहाजा किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पे बना है। एक तरीका था इन तमाम बंकर्स और टनल्स की लोकेशन का पता लगाने का, और वो था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो भी या तो जला दिए गए या फिर ऐसी जगह पर छुपाए गए। वो उसी को पता था जिसने छुपाए थे, यानी नेचुरल टेरेन में इनको ऐसे बनाया जाता कि किसी को भी पता ना चले। और इसी वजह से जंग के बाद ये बंकर्स छुपे के छुपे रह गए। अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम बनाए गए, जो ताज़ा हवा को बंकर के अंदर लेकर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने दौरे राज में कई बंकर्स का सहारा लिया। उनके सिर इस्तेमाल मशहूर जमाने बंकर्स थे ईगल नेस्ट, जिसे कील स्टाइन हाउस भी कहा जाता है। ये जर्मनी के ओबेल्सबर्ग एरिया में छुपे 1000 फीट की ऊंचाई पर नाजी लीडरशिप की सीक्रेट मीटिंग्स और रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया था। कंक्रीट और ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हुए इसमें बॉम्ब प्रूफ जैसी खसूसियात रखी गई थी। हिटलर का दूसरा मशहूर बंकर बेल्जियम में मौजूद फ्यूरर बंकर के नाम से मशहूर है। 1944 में
में बनाया जाने वाला ये बंकर सिर्फ बंकर नहीं था, बल्कि ये पूरा हेडक्वार्टर था। बंकर्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अलाइड बॉम्बिंग्स और आर्टिलरी से महफूज रहे और 30 अप्रैल 1945 को यही अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां इन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वॉल्फ्सलेयर नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है, जो नॉर्थ जर्मनी में मौजूद जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके चारों तरफ ऑफिसेस मौजूद थे। इसकी कंक्रीट की छत तकरीबन 7 मीटर मोटी बनाई गई। एक बजरी की मोटी लेयर पूरे किले नुमा बंकर को एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग से महफूज बनाती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो केमिकल अटैक से भी बचाता था। किसी इजिप्शियन टॉम की तरह दिखने वाला ये बंकर इतना मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना नामुमकिन है और सिक्योरिटी इतनी थी कि इसमें एक भी खिड़की नहीं रखी गई। यहाँ एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी डाल के इसके ऊपर वही पेड़ पौधे लगाए गए जो आसपास जंगल में मौजूद थे। इसकी वजह से ऊपर से जब कोई जहाज गुजरता तो उसे जरा बराबर भी शक नहीं होता कि यहाँ नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नाजी जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंस बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा ट्रूप्स, 5,000 शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए। ये 6 जून 1944 का दिन था, जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से अलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन इनकी प्लानिंग और रिसोर्सेज इतने इफेक्टिव नहीं रहे। अलाइड एयर स्ट्राइक्स और पैराट्रूपर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंस का खूब मुकाबला किया। अलाइड फोर्सेस को शुरू में काफी नुकसानात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो नाजी जर्मनी का यूरोप पे कंट्रोल तोड़ने में कामयाब हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।